नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है हरियाणा के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन। क्योंकि आप जानते हैं दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन की बात करें तो सदन काफी हंगामेदार रहा, काफी बवाल देखा गया। काफी मुद्दे वो रहे जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस हुई। ऐसे मुद्दों की काफी लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों की बात करें तो उनके शराब घोटाले उनमें एक बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा जिस पर नोकझोंक देखी गई। विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरने का प्रयास किया। अभय चौटाला की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, यानी कांग्रेस पार्टी की आप बात करें तो प्रयास किया गया सरकार को घेरने का, सवाल पूछे गए, वार किया गया। मामले की सीबीआई जांच को या हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच कराई जाए, ये भी मांग की गई। हालांकि सरकार ने भी अपने जवाब दिए हैं, अपना पक्ष रखा है। वहीं गंभीर आरोपों से घिरे संदीप सिंह को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हावी नजर आया। इस दौरान स्पीकर के साथ इनेलो विधायक अभय चौटाला की एक बार फिर से बहस देखी गई। क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों को लेकर बहस हुई है, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे बहस। इनसे पूछो कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं शाया कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही अब तक। मैं मंत्री जी को कहूंगा कि भी इनको बता दें कि रिपोर्ट आई कि नहीं आई, क्या आई क्या नहीं, क्या क्यों शाया नहीं हुई। आप कह रहे हो मंत्री बता देगा, मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी पहले। देखो बात तो ऑलरेडी अखबार में ये कह चुका है, बयान आ चुका है इसका कि कोई शराब का घोटाला प्रदेश में हुआ ही नहीं। फिर इस प्रदेश में शराब घोटाले के ऊपर आपने मेरी कॉलिंग जो है वो मंजूरी क्यों करी? नहीं, अगर मिनिस्टर की मंजूरी बात की है आपको, मानना, फिर आप कहते हैं कि मंजूरी नहीं की। आपको मिनिस्टर की बात पे मानना है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि मिनिस्टर तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जितने डिपार्टमेंट इसके पास है, मैं नहीं कह चुका हो गया। इसका ये गौतम दादा भी कह चुका है कि सारा लूट के खा गया। और आज भी कहता हूँ, आज भी 10-12% तक जो है कमीशन के रूप में पैसा सीधा मंत्रियों तक जाता है। देखिए, जो आप हाउस के अंदर बोल रहे हैं उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जो आप हाउस के अंदर गलत कोई वो चीज, हाँ जी, जो आपने कहा कि नहीं बच्चा नहीं है, ये प्रूफ चाहिए उसके अंदर। कौन करवाओ, आपने माइक बंद कर रखा है। देखिए, मैं अपनी बात पूछ रहा हूँ, आप माइक बंद कर देते हो। चलिए नीरज जी, चलिए, हो गया। क्या हो गया? हो गया और क्या? हाँ जी, हाँ हो गया। तो विजिलेंस की रिपोर्ट और जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है वो क्यों नहीं प्रस्तुत की जा रही, वो क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या आपने उसकी इंक्वायरी नहीं कराई थी? तो इंक्वायरी कराई तो वो रिपोर्ट कहां है? वो रिपोर्ट कहां है फिर, अगर इंक्वायरी कराई है तो? अध्यक्ष महोदय, अभी डाटा फ्लोर पे रखा गया है रिप्लाई में। हम वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो रिपोर्ट जो उन्होंने करी है के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन, उस रिपोर्ट के अंदर इनके नाम आते हैं सबके। 111 एक्साइज टैक्सेशन के ऑफिसर्स के खिलाफ हुई है। 250 से ऊपर अदर लोगों के से इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो ने करी है। वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी, उसको आगे कार्रवाई सरकार करे। मुख्यमंत्री जी, अंडर वो रिपोर्ट आपने फिर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी क्यों कराई? हाँ जी, इंक्वायरी किस लिए कराई ये बता दो। विजिलेंस से इंक्वायरी क्यों कराई? आपने हाउस के अंदर ये क्यों कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी की एक मेंबर की कमेटी बना रहा हूं? जब भी हाउस में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये जब सारी चीजें हुई है, अब तो फिर हाउस में ये कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले को अपना टाइम लेना होता है। वो अरे भाई, रिपोर्ट नहीं दी अभी उन्होंने, रिपोर्ट देंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उसकी। चलिए। अब और इसी प्रकार से बाद में करेक्शनल मेजर्स क्या होने चाहिए ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताना है, ताकि ये चीजें अगर कोई घटित हुई है तो आगे घटित ना हो। चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट देंगे, उसको डिपार्टमेंट लागू कराएगा। चलिए, नहीं तो सारी हो गया, डिस्कशन हो गया। देखो, इसमें तो कोई बात जो शक नहीं है, घोटाला हुआ है। तो मेरा एक ही सवाल है, क्या सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे जब इस किस्म से हो गया? ये पूछिए, आपको ये पता ही नहीं है। नहीं, ये पूछिए ना, बोलना शुरू कर देते। ये पूछिए आप। तो पूछ रहा हूं। हाँ जी, फिर वही बात है। आप पूछिए, आप प्रश्न पूछ पूछिए। रहा हूं, आप बीच में प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं, सप्लीमेंट्री पूछूंगा। हाँ, सप्लीमेंट्री पूछो। सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। सप्लीमेंट्री भी प्रश्न ही होता है। सप्लीमेंट्री में यह है। हाँ जी, मेरा सप्लीमेंट्री है, सरकार यह बताए कि कर्ज के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्या या मृत्यु, क्या उसका कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है और कितने लोग मरे, यह भी बता दें। क्या सरकार ने प्रदेश के किसानों पे कर्ज माफ करने के लिए कोई योजना है या नहीं है, यह भी बता दें। क्या सरकार द्वारा अपने सत्र पे प्रदेश के किसानों की फसलों के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद जाने को लेकर कोई कानून प्रावधान लाएगी या नहीं, यह भी बता दें। यह है मेरा सप्लीमेंट्री। और मरे हुए की संख्या भी बता दें। वो गलत बताएंगे तो मेरे पास आंकड़े हैं।
कि कितने की डेथ हुई है, कितने की नहीं हुई है, ये विषय पहली बात तो कि आज इस हाउस के ऊपर नाम उत्तर दिया जा सकता। ये लैंड ऑर्डर की स्थिति है और इसमें यानी क्राइम का विषय आएगा, सुसाइड का विषय आएगा, ये सब होम डिपार्टमेंट का विषय है, होम डिपार्टमेंट से बताएगा। और बाकी सारी चीजें भी जो लंबे प्रश्न ऐसे होते हैं, लंबे उत्तर होते हैं, उनका समय दिया जाएगा तो उसका उत्तर मिलेगा। एक सदस्य जिसके बारे में यहाँ मंत्री के रूप में यहाँ आज बैठे हुए हैं, क्या सरकार अपना कोई स्पष्टीकरण देगी कि क्या हालात बदले, पीछे नहीं आए थे और आज फिर हाउस में बैठने का जो है कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है? नहीं, हमने पहले सर उस दिन हमने स्थिति स्पष्ट करने के लिए पहले कहा था कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, कोई हाउस के अंदर वो सदस्य हैं, हाउस के सम्माननीय सदस्य हैं, वो हाउस के अंदर आ सकते हैं। सर सम्मान्य होते तो हम किसी चीज का हम क्या देखिए ऐसा है गीता जी, अभी भी सम्मानीय है तो सरकार बिल्कुल सम्मानीय है। इस प्रस्ताव को लाने से पहले मेरा जो निलंबन किया गया था, क्या वो जो आपकी रूल बुक में 214 ख और ख वो आपने पढ़े? वो पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद ही। मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर से बात कर रहा हूं, वो लेके आए प्रस्ताव, आप नहीं लेकर के। हाँ जी, वो आपने पढ़े? जो ख है आप उसको पढ़े एक बार अच्छी तरह से। उस पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ एक सीटिंग के लिए सस्पेंड कर सकता है। अगर एक सीटिंग से ज्यादा देर के लिए किसी को सस्पेंड करना है तो फिर आपकी तरफ से मोशन आएगा और मोशन आने के बाद फिर उस पर डिसाइड होगा कि सदन की पूरी कार्रवाई के लिए निष्कासित करना है, 2 दिन के लिए करना है। आप जो प्रस्ताव लेकर के आज ये भी आप न्यायालय का एक उल्लंघन कर रहे हो। उनके निधन पर तो आपने देखा किन किन मुद्दों को लेकर बहस हुई, हंगामा हुआ। कि चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गढ़वी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र रेहडू इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी और राजेंद्र जादव वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। अत्री साहब, आपसे बहुत हंगामा हुआ, काफी मुद्दे थे। शराब घोटाला मामला वो मुद्दा जिस पर पिछले सत्र की बात करें, बार बार विपक्ष इसे उठाता आया कि आज भी सरकार पर सवाल खड़े किए गए। देखिए ज्योति, ऐसा विधानसभा होती इसलिए है कि वहां पे मुद्दों पे बातचीत हो, चर्चा हो, और मुद्दों पे बातचीत सकारात्मक हो, सार्थक हो, जिससे जनता का कुछ भला हो सके। जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, आप उन मुद्दों पे चर्चा करते हुए जनता के लिए कुछ बेहतर निर्णय ले सके, होना तो ये चाहिए। लेकिन जहां तक जो आपने कहा हंगामा, मैं हालांकि उसको हंगामा नहीं कहता। हाँ ठीक है, आपने अपने विषय को रखा, भले ही आपका रखने का ढंग गलत है या सही है, ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता, लेकिन उसमें सार्थकता कितनी थी मुझे लगता है ये देखना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह की बात विधानसभा में हुई है उसमें सार्थकता मुझे लगता है विपक्ष को थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा कि सार्थकता का अभाव अगर मुद्दों में है तो जिन्होंने आपको चुन के भेजा है वो भी कोई उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे या उनके ऊपर कोई बहुत बेहतर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे विषयों पे विधानसभा का समय खराब करने का प्रयास करते हैं जिन विषयों की चर्चा विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूंगा, अब जिस तरह से संदीप सिंह जी के विषय के ऊपर बात हुई, मुझे लगता है कि वो विषय ऐसा था ही नहीं जिसके ऊपर, क्योंकि अगर इस तरह के विषय पे आप चर्चा करोगे तो आज तक हरियाणा विधानसभा में इतने जितने भी विषय ऐसे आए हैं आपको सब पे चर्चा करनी पड़ेगी। और जब आप सब पे चर्चा करोगे तो आपको फिर वहां से उठ के नहीं जाना होगा क्योंकि आपको चर्चा में बैठना होगा। तो ये जो विषय होते हैं ये केवल विधानसभा का समय खराब करने का प्रयास होता है। लेकिन जिस तरह से आज प्रश्नकाल के अंदर सभी विधायकों ने अपने प्रश्न पूछे वो विषय है, क्योंकि वहां पे विधायक अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े सवाल पूछ के उनका जवाब देते हैं, जिससे कि उनको पता लगे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। इस विधानसभा के अंदर एक विशेष चीज जो है अगर आप देखेंगे वो ये है कि 0 आवर, जो हालांकि हरियाणा विधानसभा में नहीं होता था, पार्लियामेंट के अंदर 0 आवर होता था, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बतौर अध्यक्ष पहली बार इस विधानसभा में इस तरह का प्रोविजन किया कि 0 आवर के अंदर किसी भी तरह का सवाल या किसी भी तरह की बात जो है वो विधायक रख सके। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को उसकी भी जानकारी मिले,
पहले विधानसभा में अगर कोई कॉलिंग अटेंशन आता था तो मात्र एक कॉलिंग अटेंशन एक दिन के अंदर एक्सेप्ट किया जाता था। मतलब एक ही नारायण प्रस्ताव जो है वो आप लेके आ सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। ज्ञानचंद जी ने ये भी एक बड़ा परिवर्तन किया कि अब 2 कॉलिंग अटेंशन एक दिन में एक्सेप्ट होंगे और उन पर चर्चा होगी। तो ये प्रयास जो सरकार की तरफ से या विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हो रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि अगर कॉलिंग अटेंशन ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक है जनता से जुड़े विषय पर चर्चा हो, और अगर 0 ओवर होगा तो जो प्रश्न काल के अंदर, क्योंकि विधायकों के सभी प्रश्नों को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसी विधानसभा की बात करूं तो लगभग 265 के करीब सवाल थे, तो आप सभी सवाल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उसके लिए 0 आवर का जो समय होता है वो बहुत बेहतर होता है, उसमें विधायक अपने उन सवालों को भी पूछ सकते हैं जो एक्सेप्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वर्तमान सरकार की जो विधायिक का काम करने की कार्य प्रणाली है वो कितनी पॉजिटिव है, क्योंकि वर्तमान सरकार चाहती है कि जनता से जुड़े विषयों पे व्यापक चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। लेकिन हमारे कुछ साथी मित्र या यूं कह लीजिए कुछ विधायक बजाय सार्थकता पे जाने के वो लगता है कि अखबार की खबर बनाने के लिए विधानसभा का समय खराब करते हैं। उनको लगता है कि कल अखबार में एक पेपर खबर लग जाएगी, उससे उनका काम चल जाएगा। ठीक है, मेरे को शराब घोटाले पर बात करनी थी बजरंग दास जी, लेकिन संदीप सिंह केस का जिक्र कर रहे हैं प्रवीण अत्री जी। स्पीकर ने भी कहा कि ये चर्चा के लायक विषय नहीं है, तो बीजेपी को अब लगता है कि बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सार्थक मुद्दों पर बहस नहीं चाहता विपक्ष। देखिए ज्योति जी, घोटाले कर लें ये लोग, उसके बाद दबा दें, एसआईटी गठन कर दी। ज्योति जी आवाज थोड़ी बैक मार दी, थोड़ा ठीक करो ना मेहरबानी करके। मतलब क्या है, शराब घोटाला, कोरोना, अभी शराब घोटाले को लेकर तो विस्तार से बात होगी। जो लॉकडाउन, आपको आवाज आई थी क्या? मैंने संदीप सिंह को लेकर सवाल पूछा आपसे, आवाज आ रही है आपको? मैं संदीप का भी जवाब दूंगा, दोनों बिल्कुल आवाज आ रही है ज्योति जी। मैं संदीप जी का भी जवाब दूंगा। आपने सवाल संदीप सिंह जी के बारे में किया, वो भी बताऊंगा मैं। संदीप सिंह जी सुन लो, जबकि एक महिला कोच बार बार अपील कर रही है मेरे साथ जाती हुई, दुर्व्यवहार किया इसने, इसका एफआईआर दर्ज चंडीगढ़ के अंदर दर्ज है संदीप सिंह के खिलाफ। बार बार मुख्यमंत्री जी उसे बचाने में लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, यही एफआईआर दर्ज किसी आम नागरिक के खिलाफ होती या विपक्ष के किसी विधायक के खिलाफ होती, उसको गिरफ्तार नहीं करते, फौरन गिरफ्तार करते। इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आप देख, सरकार इन्हें बचाने में लगी हुई है ताकि तफ्तीश करके इसको केस को पर्दा घेर के इसको साफ निकाल दिया जाए। ये बात है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है सरकार, दूसरी तरफ किस प्रकार बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे यहाँ स्टेट का मामला हो चाहे केंद्र का मामला हो। राष्ट्रीय हमारे खिलाड़ी जिन्होंने देश के अंदर पूरा भारत देश का नाम पूरे विश्व में किया, 3 दिन तक धरने बैठे रहे, झूठा आश्वासन देकर उनको उठा दिया गया। आज तक जो भारत भूषण जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय की कुश्ती खेल के, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई इसकी जांच का आता पता क्या कार्रवाई हो रही, क्या जांच हो रही है। वो खिलाड़ी चिल्ला रहे हैं। इसी प्रकार मैंने जो बताया शराब घोटाला ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। कोरोना के समय के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिक जाना, उसके बावजूद भी बाद में भी हजारों पेटियां शराब गोदाम से निकलकर विदाउट एक्साइज ड्यूटी, विदाउट टैक्स भरे ट्रकों में, सैकड़ों ट्रकों में निकालकर बेच देना, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाले की सरकार है। अनेकों मुद्दे इस विधानसभा में उठे, विकास का मुद्दा भी उठा, विधायक जो भाजपा के जो विधायक उन्होंने भी उठाया, हमारे हल्के में सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, घोटाले की बात भी है, दूसरे भी मुद्दे हैं। मुद्दा भी उठाया। संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, केवल आरोप लगे हैं, वो दोषी तो नहीं पाए गए ना। अब वो विधानसभा में बैठे नहीं बैठे आए, ये उनका अधिकार है। कब तक जांच और होगी? स्पीकर की ओर से भी कहा गया कि ऐसे पहले भी विधायकों के नाम में पढ़ने लगा तो लिस्ट लंबी है और नाम पढ़ना भी ठीक नहीं रहेगा। जिनके खिलाफ जांच जारी हो, जिन पर आरोप लगे हो, लेना चाहिए संदीप सिंह से, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, प्रवीण अत्री जी कुछ कहना चाह रहे, फिर आगे बढ़ेंगे। गिरफ्तार नहीं किया, ये मेन बात तो ये है। चुप कराइए,
देखिए, पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा कि संदीप सिंह के खिलाफ जो एफआईआर है चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की है। चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा सरकार के अधीन नहीं आती, हमें ये समझना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री कैसे बचा सकते हैं? दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2009 में या 2013 में, थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद मुख्यमंत्री इस्तीफा तो ले सकते हैं, इस्तीफा नहीं ले सकता क्या? हरियाणा का मंत्री विदेश में जाके गड़बड़ करेगा, वो दिल्ली में जाके गड़बड़ करेगा, या बॉम्बे में जाकर गड़बड़ करेगा, जब वहां स्टेट कार्रवाई करेगी, जब चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है, मुख्यमंत्री क्यों का बचाव कर रहे हैं? तो आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्यों मुख्यमंत्री बजरंग दास जी अपनी बात कंप्लीट करके आप खुद ही शांत हुए थे, अपनी बात पूरी करके आप खुद शांत हुए थे, उसके बाद में आगे बढ़ी थी चर्चा में। आप ऐसे नहीं बोलेंगे सर, ये आपके बीच में नहीं बोले थे, प्रवीण अत्रे जी आपके बीच में नहीं बोले थे, ये आपको शांति से ध्यान से सुन रहे थे, आप भी सुनिए। अब ये कोई तरीका नहीं है सर चिल्ला चिल्ली। देखिए, ऐसा है कि 2010 के अंदर हरियाणा में इस तरह का एक विषय हुआ था, बाकायदा विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई थी। विषय क्या था? तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभय सिंह चौटाला जी ने। मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्यों नहीं उन्हें इस्तीफा दे दिया उसी वक्त? बजरंगी से पूछ लीजिएगा एक बार। मेरा भाई कहना है कि आरोप लगे हैं, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानी है अत्रे जी। ये आप ये साजिश रचते हो ना, झूठी साजिश रचते हो। आपने कई बार साजिश रचनी, आपने कई बार साजिश रचनी, आपने 2014 के बाद भी साजिश अपनी। आप कुछ नहीं होता साजिश से। हमने तो 2-3 मंत्रियों से इस्तीफा लिया है। हमारे समय के ऊपर मंत्रियों पर आरोप लगे थे, उन मंत्रियों सबसे इस्तीफा लिया है। आपको सबको पता है, ओम प्रकाश जैन से हमने इस्तीफा नहीं लिया, हमने विधायक से नहीं इस्तीफा लिया। सुन के आपको सबकी मिली, आप गलत बोलते हो, गलत बयानबाजी करते हो, सीनियर नेता ऊपर झूठे आरोप लगाते हो। अरे भाई, विधानसभा में परेशानी में से मैं क्या पूछ लूं? मैं सरकार में प्रतिनिधि था, 2010 के अंदर में चेयरमैन था, सरकार में शामिल था, मुझे हर बात का पता है। आप तो थे ही उस टाइम। अरे क्या बहस कर रहे हैं यार भैया? आप आईएनएलडी के प्रवक्ता ही बैठे हैं, आईएनएलडी में आरोप लगाए थे विधानसभा में बाकायदा करते। ठीक है, पूरे हरियाणा के सामने ये चीजें हैं बजरंग दास जी। मैं अभी दूसरे प्रवक्ताओं को चर्चा में मैं जोड़ूंगा, आप दोनों अगर सुनिए। बजरंग दास जी, एक लाइन में और खत्म करूंगा, तो बजरंग दास जी चीजें गलत तो नहीं हो जाती? कोई किसी भी पार्टी में हो, जो था वो तो है सबके सामने कि आरोप लगा, आरोप की जांच हो रही है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं, अगर कोई शिकायत आती है पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, उसकी जांच कीजिए, अगर वो सच्ची है आगे कार्रवाई बढ़ेगी, अगर कंप्लेंट झूठी है तो एफआईआर रद्द हो जाती है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं, तो उसमें बजरंगी को क्या तकलीफ है? भाग सिंह जी आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ, उससे पहले रेड्डू साहब आपसे सवाल। ये भतीजे से इतना प्यार किया कि हर एक सेशन में उनके विभागों से जुड़े, उनसे जुड़े, उन पर ही एलिगेशन लगाते हैं अभय चौटाला। आज भी कह दिया कि सबसे ज्यादा लूट अगर किसी ने मचाई है तो दुष्यंत चौटाला ने मचाई है, उनके हर एक विभाग में लूट मची है। और साथ ही कहा कि कमीशन भी जाता है, 10 से 12% का जिक्र किया। फिर सभी मंत्रियों की भी हालांकि बात कह दी कि सभी मंत्रियों के पास कमीशन जाता है। तो क्या ये भतीजे के लिए बहुत ज्यादा प्यार के उनका कि हर बार उन्हीं से जुड़ा मुद्दा वो लेकर आते हैं? उन सभी विभागों को विभागों की कमियों को उठाने का काम करते हैं। सरपंचों का मुद्दा कितनी जबरदस्त तरीके से अभय सिंह जी ने उठाया, ईट का मुद्दा अभय सिंह ने उठाया, शराब घोटाले का भी मुद्दा अभय सिंह ने उठाया। लेकिन जिस विभाग में जितने ज्यादा मुद्दे होते हैं उसको उसी प्रकार से उठाया जाता है। यहाँ कोई चाचा भतीजे वाली बात नहीं होती थी। अच्छा। जब सरकार बढ़ चुकी है, सरकार में जो मंत्री है और जिस मंत्री के विभाग में ज्यादा अनियमितता है। पिछली बार तो कहा था कि मंत्री मेरा भतीजा है, चाचा भतीजा की बात तो पिछली बार के सेशन में तो हुई थी। नहीं, वो जो मुद्दा उठा था वो आपको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है। जब भी बार एक बात ये उठाई गई थी, माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने क्वेश्चन उठाया था, उसके ऊपर कहा था उन्होंने आपके मंत्री के ऊपर मुद्दा खुद विधानसभा अध्यक्ष ने उठाया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरा भतीजा, तो क्या मैं इसको काका कहूंगा, मंत्री को तो मंत्री ही कहूंगा, और उन्होंने मंत्री ही कहा था।
तो वो सरकार का मंत्री है और सरकार के मंत्री के विभागों की जो कमियां हैं उनको उठाने का काम करते हैं। वो सरकारी कमियां हैं उनको उठाने का काम करते हैं। वो सरकार के आदमी हैं। दूसरी बात, अभी हमारे प्रवीण भाई सार्थकता की बात कर रहे थे। सार्थकता क्या होती है ये बड़ी बात ही जानते हैं। ने प्रश्न पूछ दिया कि कर्ज से कितने किसानों की मृत्यु हुई, किसानों पर कितना कर्ज है और कितने किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो क्या ये सार्थकता का क्वेश्चन नहीं था क्या ज्योति जी? क्यों नहीं सरकार ने इस बात का जवाब देने का काम किया कि हरियाणा प्रदेश में कितने किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्याएं की है? इसका जवाब 15 दिन आगे तक टालने का काम करते हैं। क्यों नहीं सरकार ने ये जवाब दिया? पिछले सत्र में भी इसके ऊपर भारी भड़कम शोर शराबा हुआ था कि शराब घोटाले के ऊपर जो SIT गठित की गई थी उसकी क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? क्या ये कोई सार्थक क्वेश्चन नहीं था? पिछले सत्र में भी उठाया गया, इस सत्र में भी उठाया गया। क्या कोई क्वेश्चन सार्थक कई सत्रों के बाद सार्थक बनता है? वो निखरना होता है उसको। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, उसको उसी टाइम उसका जवाब दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं ज्योति जी गवर्नमेंट जो है नहीं, आंकड़े तो नहीं देखिए, वैसे तभी के तभी कैसे जवाब दें? तो सीएम ने कहा कि कानून, ये तो देखिए होम मिनिस्ट्री से जुड़ा विषय है, एक वित्त विभाग से जुड़ा विषय बताया गया, तो जवाब तो वहां से लेना होगा ना, उसी के बाद जवाब देंगे। सारे जो सवाल उन्होंने पूछे सहकारिता मंत्री जवाब नहीं दे सकते थे उनका। ज्योति जी, जब सवाल पहले लिए जाते हैं तो सरकार उसका जवाब तैयार करके सत्र में पहुंचती है। अच्छा। संबंधित मंत्री उसका जवाब लेकर के आते हैं, इसीलिए एडवांस में क्वेश्चन लिए जाते हैं। नहीं, ये जो बाद में पूछे उन्होंने सप्लीमेंट्री जो पूछे वो नहीं थे, वो 3 से 4 जो सवाल पूछे बैक टू बैक पूछे अभय ने, उन सवालों को लेकर कहा गया स्पीकर को आपने सुना होगा, सीएम को आपने सुना। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन शराब घोटाले वाली जो SIT की रिपोर्ट थी वो तो कोई ताजा रिपोर्ट नहीं थी, वो तो पुरानी रिपोर्ट थी, उसका भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे ये कहते हैं कि सरकार को कार्य प्रणाली लेकर के आती है, वो अच्छी प्रणाली लेकर के आती है। भैया आप लोग कार्य प्रणाली अच्छी लेकर के आते हो, लेकिन कार्य तो अच्छे नहीं होते। आप प्रणाली कहते हो हम अच्छी लेकर के आते हैं, फिर भी कार्य अच्छे क्यों नहीं होते? ऐसी कौन सी ये दुर्घटना होती है आपके साथ? आपकी प्रणाली अच्छी होती है लेकिन कार्य अच्छे नहीं होते हैं। ये टेंडरिंग में देख लीजिए किस प्रकार से सरपंच दर की ठोकरें खा रहे हैं, और किस प्रकार से आप जो है ना ये टेंडरिंग में ट्रांसपेरेंसी की बात करने के बावजूद भी किस प्रकार से प्रदेश में घोटालों का दौर चला हुआ है। तो आज जो विधानसभा का सत्र था ज्योति जी, सार्थकता सरकार को करनी होती है, सरकार को सार्थकता के साथ चलाना होता है। विपक्ष की तो जिम्मेवारी है कि वो क्वेश्चनों को पूछे और सरकार से जवाब मांगे, जनहित से जवाब मांगे। चलिए अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए अत्री साहब आएंगे, भाग सिंह जी इंतजार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला पर आरोप है कि उनके विभागों में सबसे ज्यादा घोटाले हुए हैं, सबसे ज्यादा करप्शन, कमीशन का भी जिक्र किया अभय चौटाला ने। देखिए ज्योति जी, आरोप लगाना राजनीति का एक पर्याय बन चुका है। कोई किसी पे किसी तरह का आरोप लगा सकता है, लेकिन वही बात है कि किसी चीज को सिद्ध करना, उसको वास्तविकता से सामने लाना। नहीं सिद्ध करना वो तो जांच के बाद होगा ना। विपक्ष तो आरोप ही लगाएगा, विपक्ष जांच करके थोड़ी देगा। मैं वही ज्योति जी, मैं कहता हूँ कि विपक्ष आरोप लगाएगा, किसी के भी ऊपर आरोप लगाएगा, तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं कि आप आरोप किसी पे लगाइए? ये उनका काम है किस प्रकार से किस पे क्या करते हैं। और अभी आपने बताई है कि मैं INLD के उस वाकयात में नहीं जाना चाहता कि अभय सिंह जी क्यों इस प्रकार से कर रही है। आज फैक्ट की बात करें ना, उन्होंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने विस्तार से हर चीज का जवाब दिया कि किसके अंदर किन किन लोगों के ऊपर कारण। सबसे पहली बात है कि ये घोटाला कहीं नहीं है, शराब चोरी का केस है। अच्छा। जिसको शराब, जहां पुलिस कस्टडी में वो शराब थी, वो पहले की थी, वो शराब वहां से किस प्रकार से गई, उसमें कई पुलिस अधिकारी थे जिनको टर्मिनेट भी किया गया सेवाओं से, और कईयों के ऊपर 7A के तहत कार्रवाई की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 आबकारी इंस्पेक्टरों के ऊपर 7A के तहत कार्रवाई की गई है और 7EQ के खिलाफ नियम 8 के तहत कार्रवाई की गई है। और आप सबसे बढ़िया मजेदार बात देखिए कि पिछले जो 3 वर्ष थे या उससे पहले का एक सिस्टम था जो आबकारी विभाग से जो इकट्ठा होता था, इसका जो सारा इनकम आती थी इस डिपार्टमेंट से, जो 6200 करोड़ के लगभग बनती थी, लेकिन वो जो हमारा रेवेन्यू है वो 9600 करोड़ रुपए बढ़ा। पारदर्शिता आई,
हर काम बढ़िया तरीके से हुआ। यदि आप इसको कहते कि 9600 करोड़ रुपए जाने के बाद भी पारदर्शिता नहीं है, तो पिछले समय में जो 5000 तक रह जाती थी, 4000 तक रह जाता था जो रेवेन्यू, क्या वो ईमानदारी से रेवेन्यू लेकर आते थे हर तरफ से? लेकिन अब जो शराब थी वो जहरीली शराब या केमिकल के ऊपर एक कानून बनाया गया, इसके ऊपर बड़ी सख्ती से काम किया गया। आप मानिए कि यदि जहरीली शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जाहिर सी बात है कि जहां से आता है, जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक उनको इसके अंदर प्रावधान किया नियम बनाकर। हर जगह से हर चीज का पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बाय नेम, आप ये मानिए कि एक एक व्यक्ति जिसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की गई है, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट से, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो किसी तरह के, उन सब का बाय नेम पूरी तरह से वहां पे ब्यौरा दिया। और जो ये इन्होंने साफ सी बात है, इस गोदाम से शराब चोरी की बात है जो खरगोदा मटेरू रोड के ऊपर था, उसमें अस्थायी तौर पर जो गोदाम बनाया गया था वो सिर्फ शराब घोटाला मामला नहीं, शराब चोरी का मामला है। और चोरी के ऊपर पूरी तरह से वरिष्ठ IAS अधिकारी पीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में बनाई गई, जो 30 अप्रैल 2020 को इसकी पूरी रिपोर्ट दी गई है। और रिपोर्ट में जो तो रिपोर्ट को क्यों ना पब्लिक कर दिया जाए? अब ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मामला है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? ज्योति जी, जो ये कार्रवाई की जा रही है रिपोर्ट का पार्ट है। इन लोगों को चार्जशीट किया गया है, टर्मिनेट किया गया है, वो सारी चीजें आई है। तो किससे चार्जशीट किया गया, किस पर क्या एक्शन लिया गया, कोई जानकारी नहीं। अब विपक्ष कह रहा है इसको सार्वजनिक करें। मैं सार्वजनिक हुई है आज, मैं बता दूं, भूपेंद्र सिंह तो कैग की रिपोर्ट में जिस घाटे का जिक्र किया गया कि उसका भी तो जिक्र कर रहे हैं ना अब है। पूरी तरह से हर चीज का एक एक बिंदुवार आज सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज का जवाब दिया। बाय नेम हर फैक्ट के ऊपर बताया गया कि किस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, एक्साइज के आधा मिनट का जवाब दूंगा इनका, आधा मिनट का ज्योति जी, के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की गई है, ये सारी आज पूरी विस्तार के साथ सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है। लेकिन कहते हैं कि विरोध के लिए विरोध करना है, उसके लिए हम किसी को नहीं रोक सकते। और आप देखिए कि ये मंशा कहा जाती है, सरकार को पूरी छूट कर माननीय मुख्यमंत्री जी पर हर तरफ से। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं, जब 2019 में एकमात्र सीट INLD जीत कर आई थी, तो वीडियोस आज भी आपके चैनल पर होगी और मैं खुद को दे सकता हूँ निकालकर, जहां अभय सिंह जी ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं गई, हम भाजपा के साथ जाएंगे। लेकिन जब माननीय सरकार ने, प्रदेश की जनता ने 10 विधायक जननायक जनता पार्टी को 10 महीने में देने का काम किया और प्रदेश के अंदर स्थायी और बढ़िया सरकार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी। तो इस बात का क्या लेना देना है इससे, शराब घोटाले से क्या लेना देना इस बात का? अभय सिंह जी सीट पे आज तक चल कर आते हैं, बेतुकी बात। ज्योति जी आधा मिनट का जवाब आपने काफी लंबा जवाब आपने दिया, लेकिन बात वही अटकी है कि क्यों नहीं सार्वजनिक की जाती रिपोर्ट। विपक्ष बार बार ये कहता है सीबीआई जांच क्यों नहीं होती, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच क्यों नहीं करवा लेते। बजरंग दास जी आप जल्दी बात कंप्लीट कीजिएगा। जब सक्षम है उन लोगों में ज्योति जी मेरे साथी ने कहा हमने राज्यसभा, ज्योति जी ये बोल रहे हैं, हमारे साथी बोल रहे जजपा के, हमने राज्यसभा बढ़ाया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो कहते थे हम गांवों में ठेके बंद करवा देंगे। उन्होंने गांव के अंदर ठेकों की बाढ़ लगा दी, हत्थे खुलवा दिए, यहाँ तक कि बाढ़ के लाइसेंस। सुन ले मेरे साथी, सुन ले मेरे साथी, सुन ले, एक बात प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। शहरों के अंदर बाढ़ के लाइसेंस, छोटे छोटे रेस्टोरेंट के अंदर बाढ़ के लाइसेंस खोल दिए। घरों के अंदर शराब पीने के लिए, ब्याह शादियों में शराब का खुला सेवन करने के लिए इन्होंने लाइसेंस शुरू कर दिए। इन्होंने पूरे मतलब नशे का व्यापार पूरे हरियाणा के अंदर चलाने का काम किया है। जहां तक मुख्यमंत्री जी की जवाब दिया शराब घोटाले के ऊपर, ये जवाब दिया है SIT की रिपोर्ट नहीं आई है, चिल्लाई ना करो। आपने सारा महकमा खाने का काम किया है। आपके महकमे के अंदर एक भी ऐसा महकमा नहीं जहां आपने घोटाला नहीं किया हो, चाहे लिस्टी घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, सारे महकमे आपके पास है। आप
घोटाले या अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कहा है, जितने महकमे हैं सारे महकमे के अंदर घोटाले की जननी है। इन्होंने कहा 10 हमारे विधायक है, 10 में 6 विधायक तो खुले आरोप लगाते हैं। दादा ने आरोप लगाया गौतम ने, बजरंग जी विधायक ने लगाया, नरवाना के विधायक ने लगाया। अभी आप सुनिए सर, आपने आधे मिनट की बात कही थी, आप काफी आरोप लगाते हैं। 7 महकमे, एक ही आदमी 7 महकमे जीत गया, सारी सरकार जीत गया। चलिए चर्चा वो तो सर इनकी इनकी पार्टी गठबंधन के तहत इनकी पार्टी के पास थे विभाग, आप कांग्रेस को थोड़ी ना देंगे विभाग। आप सुनिए, अभी सुनिए। नहीं और ये बचकानी विषय पर हम विषय पर बात कर रहे हैं अभी। राजेंद्र जी, जादून जी, पहले दिन की कार्यवाही को कैसे देखते हैं? गलत नहीं है, शराब की मैंने उदाहरण दे दिया, गांव शराब बेच रहे हो आप लोग। 10% ठेका नहीं खुला है, जिन गांव ने लिख के दिया है अभी आप दोनों सुने, बहुत शांति से सुने। विपक्ष ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया। अब ये देखिए कि शराब घोटाले का मुद्दा तो जो है विधानसभा में एक स्थायी स्तंभ के तौर पर हो गया। वो हर सदन में, हर सत्र में ये शराब घोटाले का मुद्दा उठाया जाता है। जहरी शराब कांड और लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री और ये आरोप कि एक ही परमिट पर बड़ी मात्रा में शराब निकालकर बेची गई और उससे बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ। और कांग्रेस के विधायक ने ये दलील भी दी है कि 2020 में जितना रेवेन्यू शराब के जरिए मिला उसका 2021-22 में 1,000-1,500 करोड़ बढ़ गया। तो उनकी ये दलील थी कि ये 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान जो लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री जो हुई है और एक ही परमिट पर बड़ी मात्रा में शराब निकाली गई, तो उस वजह से हुआ है। तो वो जांच की बात करते हैं और जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो ये स्थायी स्तंभ हो गया। तो सरकार को इस पर कुछ नोटिस लेना चाहिए कि सदन में लगातार ये मुद्दा आ रहा है, लगातार उठाया जा रहा है, तो इस पर कुछ प्रॉपर तरीके से जो है सरकार वो सारी रिपोर्ट जो जांच हुई थी उसको सार्वजनिक करे, उसका खुलासा करे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर ई टेंडरिंग है और भी तमाम तरह के, अब विपक्ष तो अपने तरीके से मुद्दा उठाता है। उनका ये भी दावा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये सारी व्यवस्था को बदल देंगे। तो अब ये देखने की बात है कि ये सरकार जो है उसमें क्या कमियां हैं। सरपंचों का आंदोलन लगातार जारी है, सरपंच 2 हिस्सों में बट गए और वो सरपंच कूच भी कर रहे हैं, उनकी मांगे की लिमिट बढ़ाई जाए और हम ई टेंडरिंग का विरोध नहीं कर रहे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार जो है एक जन सहमति से ही चलाई जानी चाहिए। अगर एक तरफा तौर पर ही चलेगा तो फिर क्या होगा। बाकी के जो आम जनता से जुड़े हुए सड़कों का मुद्दा फिर आ गया कि शहरों में सड़कों का हाल खराब है। सरकार कहती हमने ये फंड जारी कर दिए, ये हो गया। लेकिन सवाल यह है कि संतोष कहाँ नजर आता है। आखिर विपक्ष मुद्दा उठा रहा है तो जन समस्याओं तो दिखाई दे रही है उनको, और लोगों की तरफ से उनको, विपक्ष को भी जो है ये संज्ञान में पहुंचाया जा रहा है कि ये समस्या है और इनका समाधान सदन के जरिए होना चाहिए। जी प्रवीण अत्रे जी, शराब घोटाले को लेकर ही बात कर लेंगे। एसआईटी की बात कर रहे हैं, विजिलेंस की बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की ओर से जो कमेटी बनाई गई। अब बार बार ये कहा जाता है कि रिपोर्ट कहाँ आई, क्या आई, रिपोर्ट दी गई नहीं दी गई, इसे सार्वजनिक किया जाए, या फिर अब तो मांग ये भी कि सीबीआई से जांच कराएं आप लोग इसके। देखिए मैं इस पे जवाब देता हूँ। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे विपक्ष कहता है कि जब हमारी सरकार आएगी। देखिए कौन लोग हैं विपक्ष में, ये वही लोग हैं जो पहले में सत्ता में रह चुके हैं। ये वही लोग हैं जब ये सत्ता में रहे उस वक्त हरियाणा के किसान का क्या हाल हुआ। 70,000 एकड़ पीएलयू के नाम पे हरियाणा किसान से छीन के बिल्डरों को दे दी। ये वही लोग हैं जिनके समय में उद्योगपति इतने घबरा गए कि होंडा जैसी फैक्ट्री में आग लगी हुई, दंगे हुए, उद्योगपति यहाँ से पलायन करने लगे। मारुति जो है अपनी एक्सटेंशन यूनिट गुजरात में ले गई थी उस वक्त। ये वही लोग हैं कि हरियाणा का हर वर्ग जो है वो भयभीत रहता था। तो ऐसे लोग किस तरह से ये ख्वाब ले सकते हैं कि हरियाणा की जनता दोबारा इनको मौका दे देगी। क्या कह के जाएंगे हरियाणा की जनता के पास कि जब हम सत्ता में थे हमने क्या किया। ये इतना बिलबिला क्यों रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। जो वर्तमान सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब ये व्यवस्था परिवर्तन किया तो इन लोगों की दुकान बंद हो गई। बिलबिलाने का कारण ये, जिस किसान का शोषण लगातार कर रहे थे, आज उस किसान की चाहे फसल की बात एमएसपी में बिकने की करें, चाहे उसकी अगर आपदा फसल खराब हो गई तो उसको मुआवजा मिलने की बात करें,
एक एक दाना सरकार खरीदेगी, इस विषय पे बात करें। जिस किसान को ये एक शोषण के काम में लगे हुए थे, आज सरकार उस किसान के लिए अलग अलग योजनाएं लाके वो और मजबूत हो और सशक्त हो, इस प्रयास में लगे हुए। ठीक है सर। वो लोग जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, वो अपने आप को किसान हितैषी बताते, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जो मात्र 3 एकड़ का किसान है, जो किसान की समस्याओं को बेहतर समझता है और उस पर काम करता है, ये उसके खिलाफ इस तरह का प्रचार करने का प्रयास करते हैं कि जनता इनके बुलावे में आ जाए। अब बात करते हैं जो आपने सवाल किया। देखिए, कॉलिंग अटेंशन, अभी रेणु साहब पूछ रहे थे कार्य प्रणाली। देखिए, मैं बताता हूँ सरकार की कार्य प्रणाली। शराब घोटाले पे चर्चा हो, ये कॉलिंग अटेंशन दिया जाता है आईएनएलडी की तरफ से। ठीक है। सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की कार्य प्रणाली कितनी सार्थक और सकारात्मक है कि इस कॉलिंग अटेंशन को स्वीकार किया जाता है। मतलब हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और जब आपने कॉलिंग अटेंशन दिया तो आपकी मांग ये थी कि एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अभी कुछ मित्र उसको एसआईटी बोल रहे थे, उनको जानकारी नहीं है, वो एसआईटी थी। अब जब विधानसभा के पटल पे एसआईटी की रिपोर्ट को पढ़ दिया, मतलब वो सार्वजनिक हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि साहब ये तो पढ़ दी रिपोर्ट, ये तो हमारी अरे फिर सप्लीमेंट्री में एक सवाल ये पूछ लेते हैं कि साहब वो जो आपने चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी बनाई थी, सिंगल पर्सन कमेटी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ। उसको मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट बताया कि एसआईटी रिपोर्ट पे किस तरह से सरकार आगे बढ़े, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की एक सिंगल मैन कमेटी बनाई थी जो हमें रिपोर्ट देगी कि ये परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, किस तरह से इससे आगे बढ़ा जाए, वो ये सिफारिश करेगी। फिलहाल वो रिपोर्ट नहीं आई, जब आएगी तो उसको भी हो गया कि रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। लेकिन अब हमारे मित्र क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। आप एक क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन में आप ये पूछते हो कि हरियाणा प्रदेश के कितने किसानों ने कर्ज लिया। हाँ। सहकारिता मंत्री अगर उसका जवाब देंगे तो स्वाभाविक है वो जो हरियाणा सरकार का बैंक है जिसको वो ऑपरेट करते हैं, जिसको वो सहकारिता विभाग के अंदर आते हैं, तो उसका जवाब ही देंगे कि मेरे बैंक में किसानों को कर्ज दिया गया। तो फिर एक सप्लीमेंट की और पूछा गया, नहीं साहब नेशनलाइज बैंकों का भी बताइए। तो स्वाभाविक है विधानसभा में ये कहा जाएगा कि नेशनलाइज बैंकों का बताने के लिए हमें रिकॉर्ड लेना पड़ेगा नेशनल बैंक से, क्योंकि वो हरियाणा सरकार को तो रिपोर्ट नहीं करते। आज अभय चौटाला ने कहा कि मैंने जो प्रश्न पूछा था किसानों के कर्ज के मुद्दे का, वो तो कृषि मंत्री के नाम से भेजा गया था, रिकॉर्ड भी है इस बात का। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आपने कृषि मंत्री को एक सवाल पूछा किसानों के कर्ज से संबंधित। अब किसान जो कर्ज ले रहे हैं वो हरियाणा सरकार का बैंक है, अपेक्स बैंक, वो है सहकारिता विभाग के अंदर। तो कृषि विभाग क्या करेगा, उस क्वेश्चन को ट्रांसफर करेगा सहकारिता विभाग। नहीं, स्पीकर ने माना है, स्पीकर ने माना है कि मिस्टेक हुई है और ये कैसी हुई इसकी जांच हो गई। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है कृषि विभाग से, ये सवाल सहकारिता में गया है, इसमें जांच कराऊंगा। मतलब किस स्तर पे ये गया है, ये वहां पे किस स्तर पे गया, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल मैंने सुना है। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि सरकार की कार्य प्रणाली पारदर्शी और सकारात्मक है, इसलिए विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तत्पर है और सरकार दे रही है। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र केवल एक अखबार की खबर बनाने के लिए बाहर आकर अगर ये कहे कि सरकार जो है वो तो जवाब नहीं दे रही है, सरकार तो है भाई, सरकार ने कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट इसलिए किया ना कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और वो रिपोर्ट को विधानसभा में पढ़ दिया तो वो सार्वजनिक हो गई। तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कांग्रेस तो संतुष्ट वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस ही को इस वक्त बहुत बिल दिला रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि कांग्रेसी मित्रों की समस्या क्या है, कई बार भाई बात भी करते हैं। जिनको आदत पड़ी हुई थी कि जनता के पैसे की किस तरह से लूट हो, जिनको आदत पड़ी हुई थी भ्रष्टाचार की, वो पारदर्शिता कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनके लिए तो उनकी दुकान ही बंद हो गई। तो बिल बुलाना स्वाभाविक है। अब वो बिल बुला निकलती है कभी विधानसभा में, कभी मीडिया के साथ, एक तरह से झूठा प्रचार करके वो एक प्रोपेगेंडा करने का प्रयास करते हैं। जब सरकार आंकड़े देती है कि हमने क्या क्या किया, तो विपक्षी मित्रों के पास उसका जवाब नहीं होता। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम मजदूर की बात करें, चाहे व्यापारी की बात करें। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने व्यापारी भाइयों के लिए और प्रदेश के कमजोर वर्ग के लिए, खास तौर पे वो वर्ग जिसकी आमदन 1,80,000 रुपए सालाना से कम है, उसके लिए जो सामाजिक सुरक्षा की योजना लॉन्च की है। अब देखिए कि इतनी बड़ी योजना जिसका हमारे आम हरियाणी को कितना बड़ा फायदा होगा। अगर किसी ऐसे परिवार में अकस्मात कोई मृत्यु हो जाए या नेचुरल डेथ भी हो जाए, उसको भी कंपनसेट करेगी। क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत कर दी गई है। ये परेशानी का कारण है हमारे। मैं आगे बढ़ती हूँ चर्चा में। अभी गर्ग साहब, क्यों भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, जबकि बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, पटल पर उसे बताया जा चुका है कि कितना एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो सारे जवाब तो दे दिए गए हैं इस मामले से जुड़े। कहां और क्या शंका है कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को? असली दोषी जो है, मैं
मैं ज्योति जी इसकी हकीकत जानिए, ये बहुत बड़ी चैन है। ये छोटे छोटे गुरकेन है, उन पे गाज घेरी जा रही है। असली मुखिया कोई और है। विधानसभा में बार बार इशारा हो रहा था, आप भी समझते हो, मतलब क्या है, चोर की मां को पकड़ने की जरूरत है। अच्छा। असली घोटाले कौन करवा रहा है इस सरकार में बैठा, उसको पकड़ने की जरूरत है। भी किसके माध्यम से ये घोटाले हो रहे हैं, पैसा कौन लेके जा रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूं, एक्साइज विभाग किसके पास, आबकारी कानून विभाग किसके पास है। ये शराब घोटाले के बाद एक नया घोटाला तो इशारे की तो बात नहीं है, ये तो डिप्टी सीएम के पास है, इसमें इशारा क्या है? ये तो स्पष्ट है डिप्टी सीएम के पास है, तो आपके सामने ही है। तो वो सब पर चाचा बता रहा है, उसका काका बता लग रहा, मारसे क्यों को आओ, काका ने खुला कह रखा है। और दूसरी बात देखिए, मेरे साथी बोल रहे थे कांग्रेस क्राइम के बारे में, पहले क्राइम था। अरे कांग्रेस क्राइम की रिपोर्ट आप ले लो, केंद्र सरकार की खुद की रिपोर्ट है, क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। केंद्र सरकार के नए आंकड़े ले लो, हाल के अंदर केंद्र सरकार है भाई, क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में स्थान के ऊपर कोई भी ऐसा हरियाणा में नहीं आता जिसमें व्यापारी आम जनता के साथ लूटपाट, रोकती, अपहरण, हत्या की वारदात ना होती हो। और दूसरी बात, आप जिस प्रकार नहीं लाठी डंडे के जोर के ऊपर, लाठी डंडे के जोर पर आप हरेक को आते हो, सरपंचों में लाठी चार्ज करते हो, सरकारी कर्मचारी लाठी चार्ज करते हो, आंगनबाड़ी महिलाओं पर लाठी चार्ज करते हो, आप छात्रों पर लाठी चार्ज करते हो, आप किसानों पर लाठी चार्ज करते हो। आप जिस जनता देखती है लाठी डंडे के जोर से जो सरकार चला रहे हो और फिर अपनी बात तो बीच थमा रहे हो, ये जनता मोदी जी देख रही है। ये बीच में कोई बोलने की आदत हो गई है कि जब भी कोई इसके खिलाफ बात करेगा, जब भी कोई जनता के हित की बात करेगा, तो ये बीच में टोका टोकी करेंगे। मैंने एक बात का स्पष्टीकरण किया कि आपने कैसे बगान लगाकर सरपंचों को उड़ाकर लाठियों से कुटा है, इसमें आपने हाथ तोड़े हैं। ज्योति जी, जनता देख रही मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। किसान के देसी है बजरंग दास जी, प्रवीण अत्रेती आप सुने अभी। किसान की सरसों, बजरंग दास जी, आप कहाँ से कहाँ होते हुए कहाँ पहुँच गए थे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप विषय पर बात करें। आप सरसों नहीं खरीद रहे। देखिए कहाँ सरसों नहीं खरीद रहे, मैं इसी बात कर रहा हूँ। आज जो मुद्दे विधानसभा में मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? कर रहा हूँ विधानसभा में। आपका आंसर कंप्लीट हुआ सर? आपका उत्तर पूरा हुआ? विधानसभा के अंदर किसान, आपका उत्तर पूरा हुआ? आपने चलिए आपने बड़ा एलिगेशन लगाया गया, दमदमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भाग सिंह दमदमा जी। सरसों पर तेज नहीं हो रही, चलिए सरसों पर हम फिर कभी डिबेट करेंगे। मंडी में रुल रही है, सरसों को लेकर हम डिबेट कर लेंगे सर। विधानसभा का मुद्दा था तो इस पर भी डिबेट कर लेंगे। अभी शराब घोटाले को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। गर्ग साहब, विधानसभा में तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात हुई ना। बात सिंह दमदमा जी, ठीक है, नहीं गर्ग साहब, आप नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगी, आप लगातार बोलते रहेंगे। ये क्या तरीका है? गर्ग साहब को चुप कराइए। ये क्या तरीका है गर्ग साहब? सुनिए अभी दमदमा जी, ज्योति जी, जो आरोप देखिए, दादा गौतम का हवाला दिया गया अभय ने कि दादा गौतम भी कहते हैं सभी विभागों को लेकर, आज अभय भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी उसी सुर में बात कर रही है कि सभी घोटाले डिप्टी सीएम के विभाग में। देखिए आज की जो बहस है आपके बीच में, मैं समझू कि कांग्रेस का प्रवक्ता भी आईएनएलडी की एक ही बात कर रहा है, कोई एक प्रवक्ता हो तो कोई दो राय नहीं है, जिस प्रकार से हम है अपना। और कांग्रेस की ये स्थिति है कि किसानी बिल्ली खंबा नोचने पर हो रही है। वो कांग्रेस पार्टी जो किसानों को 2-2 रुपए के चेक देने का काम करती थी, वो किसानों की बात करती है यहाँ पर। वो कांग्रेस पार्टी जो कहां से आगे गुरुजी, घोटाले पे बोलो, आप धान घोटाले पे बोलो, आप कृषि घोटाले पे बोलो। दमदमा जी, आप बात को घुमाइए नहीं, बात को घुमाइए मत, आप बात को घुमाइए मत। ज्योति जी, इनकी बात का जवाब देना है।
इनकी बात का जवाब देना है, लेकिन 2 रुपए के चेक कहाँ से आ गए? बात तो ये हो रही है कि आपकी पार्टी के पास जो विभाग है, डिप्टी सीएम के पास जो विभाग है, उनमें विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उन्हीं में लगातार करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं। आज तो अभय ने कमीशन के आरोप भी लगा दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने खुद अभय का इंटरव्यू किया। अभय से मैंने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम को आपने चोर कहा, उसका क्या आधार है? तो अभय कहते हैं कि जांच क्यों नहीं करवा लेते अगर उनको लगता है कि आरोप गलत हैं। अगर आरोप गलत पाए जाते हैं तो मुझ पर एक्शन लें, मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं। ज्योति जी एफिडेविट दे सारी चीजों के, किस बात पे गलत जांच हुई है, किस बात पे जांच नहीं हुई है। हाँ, जो भी बात आई है, जितनी भी अनियमितता पाई गई है, चाहे वो किसी तरह भी है, चाहे ये शराब चोरी के मामले में अनियमितता पाई गई है, जो महानिदेशक मुख्यालय महानिदेशक है कलाराम चंद्र जी, उनके अध्यक्षता की जो रिपोर्ट आज सदन के अंदर पड़ी गई है, सारों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इससे ज्यादा रिपोर्ट को और क्या सार्वजनिक करें? जितनी रिपोर्ट उनकी आई है उसके तहत किस किस के ऊपर कार्रवाई की गई, क्या क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या नियम बनाए गए, बाय नेम रिपोर्ट सदन के अंदर पढ़ती गई है। लेकिन जब इन्हें लगा कि वही बात है कि जिस प्रकार ने बताया कि रिपोर्ट आ गई है, जब इनके पास कहने से पहले तो रिपोर्ट की बात करते हैं, सदन में रिपोर्ट आ जाती है। अब आरोप लगाना अलग चीज है, उसको साबित करना अलग चीज है। ये न्यायालय में जा सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी बात पे लगता है भी इनका यहाँ कसूर है, ये कहीं भी जा सकते हैं, हमारे खिलाफ इनको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जो सरकार पे जांच की गई है, किसी भी आरोप को यदि सही साबित किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री हर चीज का सामना करने के लिए सदन में भी कहा है कि मैं यह तैयार है, और हर चीज का बड़ी शालीनता से जो जवाब उन्होंने पटल के ऊपर दिया, यदि वो उस जवाब से संतुष्ट ना हो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि विरोध के लिए विरोध करना कांग्रेस और आईएनएलडी का एक बन चुका है इनका, कि विरोध ही करना है हर चीज का। जो जो जवाब दिए हैं, अगर कोई भी रिकॉर्ड से बाहर जवाब हो, बिना ऑथेंटिकेट जवाब हो, चले आगे, अभी समय कम है सर, आगे चर्चा में जाते हुए रेडू साहब, स्पीकर और अभय में इतनी बहस क्यों देखी जाती है? आज इतना गुस्सा थे अभय स्पीकर को लेकर। हालांकि हरियाणा न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझसे स्पीकर उलझे तो उनकी पोल में खोलने वाला हूं, तो मूड बनाकर आए थे अभय की स्पीकर से तो आज कुछ न कुछ बहस होनी है। हाँ, देखिए ज्योति जी, स्पीकर महोदय वो एक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, न ही किसी सरकार के अध्यक्ष है। और विधानसभा में सारे के सारे 90 के विधायकों के वो अध्यक्ष का काम करें। यदि स्पीकर महोदय निष्पक्षता से अपना कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अभय सिंह जी एक वरिष्ठ लीडर हैं और वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, सरकार में भी रह चुके हैं, उनको अपने अधिकारों का पता है, इसलिए वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास बैठ के सामने। और जिस प्रकार से उन्होंने मांग की और वो अध्यक्ष महोदय उनकी मांग को सही तरीके से जवाब नहीं देते, उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं, तो अभय सिंह जी वो लीडर हैं जो दबेंगे नहीं, अपना हक लेकर के रहेंगे। इसलिए वो जानबूझ करके उनकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करने का काम करते हैं ताकि इसकी आवाज को दबाया जाए। लेकिन अभय सिंह दबते नहीं है तो फिर इनको लगता है कि मेरे साथ बहस की जा रही है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने ही आपने ही सुनाया कि किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने अभय सिंह के सामने कहा कि हमसे मिस्टेक हुई है। ये जो रिपोर्ट हमें कर्ज के लिए किसानों की कर्ज की बात जो थी, जो हमें कोऑपरेटिव को भेजनी चाहिए थी, वो गलत तरीके से कहीं दूसरी जगह भेजी गई। लेकिन आपके प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता जो वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो मानने को लिए तैयार नहीं है, उस बात को ऐसे घुमा रहे हैं। जिस पार्टी का प्रवक्ता एक सत्यता को झूठ बनाने के लिए इस प्रकार से बात को घुमाने में माहिर है, तो उस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कितने माहिर होंगे? ये जुमलों की सरकार है, जुमलों का गिरोह है, जुमलेबाजों का गिरोह है। ये सच्चाई को तो सामने आने ही नहीं देते, वो सच्चाई को ऐसे प्रसार करते हैं कि झूठ को। ठीक है सर, आपने जो एलिगेशन लगाया उस पर मैं जवाब ले लूं अभी। प्रवीण अग्रवाल जी, स्पीकर और अभय के जो तेवर आमने सामने नजर आते हैं हर बार, बीजेपी कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है, जो स्पीकर की चेयर होती है वो बहुत सम्मानित होती है और विधानसभा के हर सदस्य का ये फर्ज भी बनता है कि उस चेयर का सम्मान करें। जो भी व्यक्ति उस चेयर पे बैठा है आपको उसको सम्मान देना है। दूसरी बात, विधानसभा की कार्रवाई की बाकायदा रूल बुक है, उसके अंदर नियम डिफाइंड है। उन नियमों में स्पष्ट है
कि अगर कोई क्वेश्चन किसी विधायक का लगा है तो उसके बाद वो सप्लीमेंट्री पूछ सकता है, तो कितने सप्लीमेंट्री पूछ सकता है, सब कुछ डिफाइन। लेकिन जब कोई विधायक नियमों से बाहर जाता है तो स्वाभाविक है स्पीकर का ये कर्तव्य हो जाता है उस विधायक को रोकना टोकना। और अगर रोकने टोकने के बीच में आप भाषा का नियंत्रण खो दो, मुझे लगता है वो तो किसी विधायक के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो सार्वजनिक जीवन में है, मुझे लगता है कि उसको अपनी भाषा की मर्यादा को जरूर बना के रखना चाहिए। होता यह है कि जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं और मैं अभय सिंह जी को भी जानता हूं। ज्ञानचंद गुप्ता जी जिस तरह के स्पीकर हैं, वो रूल बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ना या नियमों को पढ़ना, नियमों पे चलना, और कोई भी विषय है उसके के अंदर विस्तृत रूप से उस विषय को जानना। तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा विषय बन जाता है कि आप अपने स्वभाव की वजह से या आप जब नियमों से बाहर जाते हो, ठीक है, लेकिन अभय ये मानते हैं, प्रवीण जी, अभय ये मानते हैं कि सरकार उनसे डर गई है और स्पीकर को आगे कर दिया है। सरकार जो चाहती है स्पीकर वो बोलते हैं। नहीं, ये डरने का विषय नहीं होता। एक विधायक का कर्तव्य है कि वो विधानसभा में मुद्दों पे बात करे, अगर कोई विषय है तो उस विषय को उठाए जिससे विधानसभा में उससे चर्चा हो। ठीक है, आखिरी कमेंट में लूं सर अभी। ठीक है, जादव जी, अभी जो सत्र बचा के उसमें आप क्या मान रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों की गूंज हमें सुनाई दे सकती है? कि अभी जो बजट इस साल आया है पिछले बजट से, उसमें 3% बढ़ोतरी की गई। अब सवाल ये है कि कितना जो है मुद्रास्फीति है, महंगाई का दौर लगातार चलता जा रहा है, तो बजट किस तरह से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होने जा रहा है, ये एक देखने की बात है। और कर्ज का मुद्दा भी कांग्रेस उठाती रही है, वो भी उनका बहुत प्राइम मुद्दा रहा है कि वो ये कहते रहे कि कर्ज तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस कर्ज से कितना विकास हो रहा है, किस तरह से विकास हो रहा है, ये बताया जाए। वो तो श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। श्वेत पत्र का मतलब होता है विस्तार से सारी जानकारियां कि इतना कर्ज लिया गया, उसका इतना इतना उपयोग किया गया। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास में बजट के जो बढ़ोतरी की दर है वो बहुत नॉमिनल है, और वो मुझे लगता है कि महंगाई को ही कवर कर पाती है। तो इसका मतलब विकास हो का रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो जिस तरह से स्पीड अप होना चाहिए, जिस स्पीड की बात तो बीजेपी करती रही है नेशनल लेवल पर भी, और वो स्पीड तो कहीं दिखाई नहीं। प्रवीण जी उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन सर माफी के साथ आज टाइम नहीं होगा, हम सत्र में खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मुद्रास्फीति का जिक्र किया, देखिए 2014 का जो बजट था लगभग 38,000 करोड़ रुपए का था, वर्तमान बजट लगभग 1,83,000 करोड़ रुपए का। तो बजट में वृद्धि हुई 600%। लेकिन बजरंग जी बोलने दीजिए सर, इनकी तो वाकई बोल रहे हैं, फिर टाइम भी नहीं है अभी, समय नहीं है सर, आप ये बताइए कि 2014 तक करना 70,000 करोड़ था, ये नहीं बोलने देंगे। गर्ग साहब आपने सोच लिया था, आप नहीं बोलने देंगे। इनके पास बोलने को कुछ होता नहीं है तो शोर ही मचाएंगे और क्या करेंगे यहाँ के। नहीं बजरंग जी आप शोर मचा रहे जानबूझकर अभी। लेकिन बहुत माफी के साथ सर अब वाइंड अप करना होगा, आगे समय नहीं चर्चा के लिए। शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया, हमने चर्चा की। तो आज का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।